नमस्कार मित्रों। आज मन बहुत व्यथित है। काफ़ी समय से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, बनाया ही नहीं। कुछ काम भी थे जिससे उलझा हुआ था और कुछ मन भी नहीं कर रहा था। आज मैं देश के जो हालात हैं उसको देखकर बेहद व्यथित हूँ और भविष्य की चिंता भी उनकी तरह खाई जा रही है। जिसके अंदर थोड़ा भी देश के प्रति, भारत के प्रति, भारत माता के प्रति लगाव है, सम्मान है, अपनी आने वाली पीढ़ी के प्रति थोड़ा भी उसके मन में अगर कोई एक आशंका का भाव है कि क्या होगा, तो ज़रूर मेरी तरह ही व्यथित होगा। मैं नहीं समझता कि भारत सरकार इतनी अज्ञानी है, या जो उनके साथ सर्वोच्च शिखर पर बैठे जो नेता हैं, खास तौर पे हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य मंत्रीगण भी, और सबसे बढ़कर हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल साहब हैं, उनके रहते मुझे नहीं लगता कि भारत कभी बहुत बड़े खतरे में पड़ेगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह के दृश्य, भयावह दृश्य इस देश में बार बार देखने को मिल रहे हैं, एक बार दो बार नहीं, लगातार 3-4 साल से, खास तौर से जब से मोदी जी की नई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा आई, और योगी जी के तो सरकार के दोबारा चुने के बाद से ही लग रहा है जैसे जो हमारे देश के दुश्मन हैं, बाहरी दुश्मन, भीतरी दुश्मन, इनमें भयानक खलबली मच गई है। लेकिन हमें तो ये सोचना है कि हम करें तो क्या। हम लोग तो जो शांति प्रिय समाज से संबंध रखते हैं, या देश के प्रति प्रेम भावना रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, हमें नहीं लगता कि हम लोग भी सड़कों पे उतर के वही करें जो ये लोग करते हैं। न करना चाहिए। यद्यपि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं देखता हूँ कि जो बिहार में जो ट्रेनें जलाने वाले लोग हैं, वो कोई छात्र नहीं है, इसको सभी लोग गांठ बांध लें। ये कोई उम्मीदवार भी नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र ही ऐसी नहीं है कि जो ये अग्निपथ योजना के अंतर्गत अप्लाई भी कर सकें। कुछ तो ऐसे हैं जो 17 साल से बहुत कम है, कम उम्र के हैं। शायद इनको भी वो 500-500 रुपये देकर लाया जाता होगा कि चल के पत्थर चलाओ और आगे आगजनी करो। और बहुत सारे ऐसे हैं जो देखने में ही लग रहा है कि 30 से 35 साल की उम्र वाले हैं। 25 से तो ऊपर ही है सब। अभी तो सरकार ने शायद 2 साल और बढ़ा दिया है एज लिमिट अप्लाई करने के लिए, 21 से 23 कर दिया है, तो रिटायरमेंट अब उनका 25 की जगह 27 में होगा। लेकिन 27 वाले भी नहीं दिख रहे हैं इस सारे जो ये जो प्रपंच रच रखा है पंचमक्कारों ने, ख़ास तौर से नक्सलियों ने और जिहादियों ने मिलकर जो ये गठजोड़ बना लिया है, और साथ में इनको जो सपोर्ट मिल रहा है भारत के जो विपक्षी दल हैं उनसे, तो इन लोगों ने सबने मिलकर ये मान लिया है, या ये समझ लिया है कि सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये लोग कभी भी अब सत्ता में नहीं आएंगे। और अगर जो अभी हैं भी, 4-5 साल पहले जो चुन के आ गए थे, उनको भी आगे विश्वास नहीं है कि वो फिर चुने जाएंगे। कि जिस तरह से उन्होंने अपना ये क्या कहा जा सकता है, काला चेहरा दिखाया है अपना सत्ता में रहते हुए, उनको विश्वास है कि वो सामान्य प्रक्रिया से, चुनाव के द्वारा तो सत्ता में नहीं आ सकते। तब उनके लिए विकल्प क्या है? उनके लिए विकल्प है पश्चिम बंगाल मॉडल। पश्चिम बंगाल मॉडल हम सभी ने देखा कि लगता था कि सामान्य प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है और इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। खुद हमारे गृह मंत्री जी हमेशा कहते थे कि हम इस बार 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। हुआ यह कि जो बीजेपी के सपोर्टर थे, इस बार उनके बहुतों के मन में तो था कि सरकार बदल जाएगी और पश्चिम बंगाल भी, गुजरात और
उत्तर प्रदेश की तरफ प्रगति और विकास के रास्ते पे चल पड़ेगा, सुख समृद्धि शांति के रास्ते पे चल पड़ेगा। उन लोगों ने खुलकर सपोर्ट भी किया, वोट भी दिया, खुलकर सामने भी आए। जय श्री राम के नारे के साथ जो भीड़ आती थी और भगवा झंडे लिए हुए, वो अपने आप में एक दृश्य था और ये बताता था कि शायद परिवर्तन होने वाला है। और इस बात की भनक और इस बात का डर ममता बनर्जी के मन में भी था, नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात नहीं कह रही होती कि इलेक्शन में गड़बड़ हो गया है, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। लेकिन हुआ क्या, अंदर ही अंदर टीएमसी के जो अराजकतावादी तत्व हैं या बांग्लादेश या म्यांमार से जो लोग आके इस बॉर्डर में या बॉर्डर स्टेट में बैठ गए हैं, वो एक तरह से कहते हैं कि सोर्ड आर्म बन गए हैं। हमारे जो टीएमसी पार्टी है उसकी सोर्ड आर्म यानी हमला करने वाला हथियार या हाथ। तो ये लोग, इन लोगों ने अंदर ही अंदर, जैसा कि सुनने में आता है कि जा के इन्होंने सभी बीजेपी के वोटरों को डराया, कहा कि कुछ भी हो जाएगा, बीजेपी को हम जीतने नहीं देंगे, और अगर हम आ गए और आना तो है ही, तो तुम लोगों का क्या हाल करेंगे, इसलिए चुपचाप जाके वोट देना है तो हमारी पार्टी को देना, हमारी दीदी को, हमारी ममता जी को वोट करना। और शायद ये स्ट्रेटजी उनकी काम कर गई। ऐसा लगता, बीच बीच में कई सारे ऐसी घटनाएं घटी तो लगता था कि शायद पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगेगा और उसके अंतर्गत चुनाव होंगे। लेकिन केंद्र सरकार में मैं तो कमजोरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनमें कुछ कड़े फैसले लेने की कभी कभी देश के अंदर, बाहर के लिए तो हमारी सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन देश के अंदर कभी कभी अक्सर बड़े अच्छे फैसले हुए हैं, कड़े फैसले हुए हैं और उसके सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। लेकिन कुछ मामलों में केंद्र सरकार जरूर चुकी है, इसके लिए कोई दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि परिस्थितियों को आकलन करना पड़ता है जो हम आप सामान्य नागरिक नहीं कर पाते। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई थी कि जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराया जाता तो शायद परिणाम ही एकदम अलग होता। लोगों के मन में एक जो डर था वो निकल जाता। सीआरपीएफ जब तक रही तब तक तो लोग थोड़ा सुरक्षित भी रहे, निश्चिंत भी रहे, लेकिन खुलेआम सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि ये लोग कब तक रहेंगे, जब चले जाएंगे तब तुम्हारा क्या होगा। और वही हुआ। जैसे सीआरपीएफ हटी, जो भयानक दृश्य और जो कुछ भयानक कुकृत्य हुआ पश्चिम बंगाल में उन लोगों के साथ जिनके बारे में पता चल जाता है ना कि मनोभाव से भी और आसपास के एरिया से भी कि इसने वोट नहीं दिया। बहुत लोगों ने दिया भी होगा तो भी वो बच नहीं सके, क्योंकि वो शुरू में बीजेपी के समर्थक थे, बाद में डर के मारे जाके उन्होंने वोट दे दिया होगा। तो उसके बाद क्या हुआ सभी ने देखा। और जो लोग डर के मारे वापस फिर टीएमसी पार्टी के साथ जुड़ने गए, उनका क्या हाल किया उन्होंने। पहले तो उनको बाल उनके मुड़ दिए, कहा कि तुम प्रायश्चित करो कि तुम गलत काम करके आए थे, इसलिए तुम्हारा नया जन्म होने जा रहा है, तुम्हारा श्राद्ध करेंगे, तुम्हारे ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे, तुम्हें शुद्ध करेंगे, तुम इतने अशुद्ध हो गए हो कि तुमने हमें छोड़ के दूसरी पार्टी को वोट देने की सोची या दिया, इसलिए हम तुम्हें शुद्ध करेंगे। मतलब भारत की राजनीति में और भारत देश में जो एक महान लोकतांत्रिक देश है उसमें इस तरह की घटनाएं मतलब मन को दहलाने वाली तो है ही, विचलित करने वाली है। ये सोच कर कि ये भारत क्या लोकतांत्रिक रह गया है। अब आज की परिस्थिति के ऊपर आ जाते हैं। जिस तरह की लगातार कुछ ना कुछ बहाने निकालकर, बहानाबाजी करके भारत को जलाने की जो बार बार कुचेष्टा की जा रही है, इसमें बाहरी शक्तियां तो हैं ही, हमारे देश की अंदरूनी शक्तियां बहुत तेज़ी से सक्रिय हो गई हैं और इनकी शक्ति को कम करके आंकना शायद बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये एक पंचमक्कार इस समय सप्तमक्कार में बदल चुके हैं। जो पंचमक्कार कहा जाता था, एक नया शब्द निकाला है कुछ हमारे बेहद गंभीर और विद्वान पत्रकारों ने। उनके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अब इसमें कुछ ऐसे तत्व भी जो राजनीतिक दल के रूप में बैठे हुए हैं लेकिन हैं वो भी अराजकतावादी, ये तत्व भी इसमें बुरी तरह से शामिल हो गए हैं। और इन सबको पता है
कि सामान्य चुनाव प्रक्रिया से द्वारा हमें सत्ता नहीं मिलने वाली। बंगाल मॉडल सबके सामने एक आदर्श मॉडल बन चुका है इन अराजकतावादी शक्तियों के लिए। और दिल्ली का हालत तो आप देख ही चुके हैं। जिस समय माननीय केजरीवाल जी जब राजनीति में आ रहे थे तो बड़ी बड़ी बातें की थी उन्होंने। हम खुद उनके प्रति इतने मतलब आसक्त थे कि और आश्वस्त थे कि ये व्यक्ति भारत की राजनीति का दिशा और दशा बदलेगा। लेकिन जब उन्होंने कहना शुरू किया कि हम तो अराजकतावादी हैं, यानी अराजकता के द्वारा ही हम सत्ता को आगे बढ़ाएंगे या सत्ता को हासिल करेंगे, तब थोड़ा उनके प्रति मोह भंग होना लाजमी था और शुरू भी हुआ, बहुत लोगों का शुरू हुआ। मैं खुद कहता हूँ कि मैंने केजरीवाल जी के लिए प्रचार किया था सोशल मीडिया पर, और दिल्ली में जब था उस समय वहाँ प्रचार हो रहा था तो मैं भी एक जगह जुलूस में था थोड़ी देर के लिए। रास्ते में जुलूस थी तो मैंने भी अपना व्हीकल एक साइड करके और उनके बीच में जाके मैंने भी आप पार्टी जिंदाबाद किया था, लेकिन वो एक भूल थी मेरी। तो केजरीवाल जी ने पश्चिम बंगाल मॉडल को सबसे पहले अपना लिया और वो अपनाया उन्होंने पंजाब में। पंजाब में आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब ने सुना है और ये स्पष्ट भी है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। ये प्रमाण के साथ प्रूफ किया गया है कि हिंदुओं को वोट डालने से डराया गया, क्योंकि हिंदू अभी भी वहाँ पे बताते हैं कि 46% के आसपास है। किसी भी राज्य की आबादी में एक वर्ग 40% से ज़्यादा है। एक वर्ग जो है जो कहीं कहीं 30% है, तो पूरा डेमोग्राफी बदल के रख दिया है, राजनीतिक का चरित्र बदल के रख दिया है। और तो और वहाँ पे जो सामाजिक और सांस्कृतिक या धार्मिक जो भी संस्थाएं हैं सबको तहस नहस कर दिया है। और एक तरफ है कि जहाँ 48% होते हुए भी हिंदू समाज के लोग बीजेपी को चाहते हुए वोट नहीं दे सके, उनको भी डराया गया। वो जो कनाडा के बैठे हुए वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, उन्होंने अपने गुर्गों के द्वारा उनको घर घर जाके उसी तरह डराया जिस तरह से टीएमसी वालों ने जाके बंगाल में डराया था कि हम ही रहेंगे, हम ही आएंगे और हमें तो मालूम हो जाएगा कि तुमने किसको वोट दिया है तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे हम। 80 का दशक याद दिलाने लगे, तो डर के मारे फिर वही हुआ और जाके उन्होंने या तो वोट नहीं दिया या जाके उन्होंने उस पार्टी को वोट दे दिया जो आज मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसे हम आम आदमी पार्टी कहते हैं। गुजरात में भी मैं देखता हूँ बड़ी तेज़ी से उन्होंने पैसा बहुत ज़्यादा बहाया है आने वाले चुनाव के लिए, लेकिन गुजरात की जनता बहुत समझदार है। मुझे नहीं उम्मीद है कि इनके लिए कोई चांस है, लेकिन तभी अच्छा होगा जब इनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाए इस राज्य में। नहीं तो जगह जगह आज तो देखता हूँ कि ऑटो में भी हर जगह उन्होंने पीछे लगा रखा है। कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, रास्ते में आप गुजरिए अहमदाबाद और गांधीनगर के रास्ते में तो उनके बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देते हैं। एक बार मौका देके तो देखो, अरे दिल्ली में मौका देके देखा क्या हो रहा है दिल्ली में, पंजाब में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। पंजाब बड़ी तेज़ी से 80 के दशक में वापस जा रहा है और पूरा का पूरा इसके पीछे समर्थन है सरकार। जब उनकी खालिस्तानी जब निकलते हैं सड़कों पर जुलूस बनाकर, तो वहाँ की पुलिस उनके सुरक्षा के लिए कहीं या स्वागत के लिए दोनों साइड खड़ी हो जाती है। और यही पुलिस थी जिनके दम पर वहाँ पे इस आंदोलनकारियों को दबाया था KPS गिल साहब ने। आज KPS गिल साहब की बहुत बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है, बेअंत सिंह साहब की बहुत बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है पंजाब में। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, आने वाला दिन बहुत भयावह है। कुछ लोगों को ख़राब लग रहा होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि पंजाब वापस जा रहा है उन्हीं दिनों की तरफ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी राजनीति के जानकार हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, सभी इस बात को कहते हैं। मैं तो सिर्फ उनकी बात को दोहरा रहा हूँ, इसलिए बुरा मत मानिएगा, कोई एक अकेला नहीं हूँ। तो पंजाब का मॉडल अब मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बंगाल पंजाब का मॉडल अब अपनाया जाएगा उन सभी विरोधी दलों की सरकारों राज्यों में जहाँ पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, और उनको पूरा उम्मीद है कि सामान्य प्रक्रिया से वोटिंग होगी, एक पार्टी भी जीतने वाली नहीं है वहाँ, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे केरल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे अब बिहार बड़ी तेज़ी से उसी रास्ते में बढ़ गया है। नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाए हुए हैं, और बीजेपी तो बिहार में पूरी तरह से चौपट है।
एक ऐसे व्यक्ति को ज़बरदस्ती चीफ मिनिस्टर बना के रखी हुई है ताकि बिहार में दिखे कि हम बीजेपी वाले बिहार में सत्ता में हैं। अरे ऐसे सत्ता को गोली मारिए, ऐसी सत्ता रख के क्या कीजिएगा जब बिहार ही हाथ से निकल जाएगा। आज जो हालत है बिहार में, जो ट्रेनें जलाई जा रही हैं, ट्रेन किसकी है? हम जनता की है, किसी सरकार की नहीं है। हमारे टैक्स के पैसे से नालायकों कम वक्तों ये ट्रेन चल रही है। अब तुम्हारी सुविधा के लिए तुम भी बैठ के जाते हो जो जला रहे हो। अब तुम्हारा कोई इस अग्निपथ में तुम्हारे लिए कोई जो तुम्हारे लिए है ही नहीं है। ये 17 साल से लेके 22 साल के बच्चों के, 23 साल के बच्चों के उम्र वालों के लिए है ये। तो पता भी है, चाइना भी कराता है, सैन्य सेवा में डालता है अपने नौजवानों को। 2 साल के लिए कंपलसरी है और कोई सैलरी नहीं देता, सिर्फ ट्रेनिंग देता है, कुछ भत्ते देता है, ड्रेस देता है और भोजन देता है, और ट्रेनिंग के जो कुछ इक्विपमेंट होते हैं वो उनको देता है। और बाद में 2 साल के बाद अगर वो चाहते हैं तो सेना में नियमित हो जाते हैं, और अदरवाइज नहीं चाहते हैं तब वो बाहर आते हैं तो सिविल के लिए योग्य माने जाते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए। ये भारत सरकार है जो मौका दे रही है। मैं खुद उस उम्र में रहता ना, मैं बिहार को देखा हूँ, डबल एमए करके भी जो मैंने वहाँ झेला है वो मैं बता ही नहीं सकता। फाइनल स्टेज तक जाके मुझे रिजेक्ट किया गया इंटरव्यू में, और उस समय अगर ये योजना आई रहती तो सबसे पहले मैं दौड़ के जाता। खैर, मैं सोच के ही मेरा मन एकदम खराब हो जाता है बिहार की हालत देखकर। उस बिहार के नौजवानों के लिए इतनी अच्छी योजना है ये। कोई व्यक्ति अगर 17 साल की उम्र में एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको सैलरी भी मिल रही है, सारी फैसिलिटी मिल रही है जो आर्मी के जवानों को मिलती है, और साथ में उनको जो मतलब ट्रेनिंग का जो व्यवस्था है आर्मी वगैरह में, तीनों सेनाओं के लिए है, तो वो एक बेहतरीन ट्रेनिंग है। वहाँ से जो ट्रेन होकर निकलेगा, प्रशिक्षित होगा, वो क्या सामान्य व्यक्ति रह जाएगा? 25% तो उसी समय ऑब्जर्व हो जाएंगे, जो बेस्ट माने जाएंगे, जो जवान बेस्ट है वो माने जाएंगे, वो 25% उसमें ऑब्जर्व हो जाएंगे। और जो 75% रहेंगे भी, तो वो भी कोई सामान्य हम जैसे लोगों से तो हज़ारों गुना अच्छे होंगे। उनके हाथ में अगर वो 10th पास नहीं है, शायद, जो मैंने देखा नहीं है शिक्षा क्या रखा गया है, लेकिन शायद ऐसा है कि 10th पास अगर है तो उसको 12th की सर्टिफिकेट के साथ उसको वहाँ से उसको एक तरह से उच्च प्रमाण पत्र देके वहाँ से उसको मतलब एक तरह से उसका जो जॉब हो, उसका जो सर्विस है या जॉब है वो वहाँ से समाप्त होगा। और उसके बाद वो किस तरह का व्यक्ति होगा, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, अनुशासनिक, हर तरह से वो हजारों में एक होगा। और जब वो बाहर आएगा उसको हाथों हाथ लोग उठाएंगे। हम आपको कौन पूछता उस ज़माने में? कोई नहीं। आज भी बाकी लोग जो हैं, जो आज पत्थर चला रहे हैं, जला रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। वो देश के लिए नासूर हैं, कैंसर हैं। उनका एक ही इलाज है, जो चाहते हैं जैसा मरीज वैसी उसका इलाज होना चाहिए। शूट एंड साइट एकमात्र उपाय रह रहा है ये मेरे ख्याल से। जहाँ भी देखे ट्रेन जलाते हुए 10-20 को उड़ाइए, एक नज़र नहीं आएगा। इन सभी गुंडों को पता है कि ये देश सरकार जल्दी हमारे ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेगी। ये बार बार देखा गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने शाहीन बाग किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन किया, और दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के क्या क्या किया हम आप सभी जानते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को जलाया दंगों में, ये वही लोग हैं जिन्होंने लाल किला पे हमला किया, और ये वही लोग हैं जो आज इतने अच्छे स्कीम को भी लेकर बिना बात के, एक तरफ कुछ और ही मैटर चल रहा है, नुपुर शर्मा वाला, वो एक गिरोह अलग है। वो जब
कहीं किसी साइड में थोड़ा कम पड़ता है तो दूसरी साइड में ये अग्निपथ के नाम पर जो ये लोग अराजकतावादी नक्सली पंचमक्कार सप्तमक्कार गिरोह आ गया है, ये लगे हुए हैं, तो क्या इनके हवाले देश जलाने के लिए छोड़ दिया जाए? मेरा अपना मोदी जी से करबद्ध प्रार्थना है, अमित भाई शाह साहब से, कि देश की बचाने की जिम्मेदारी आपकी सेनाओं को ही नहीं है, आपके सैन्य बलों को ही नहीं है, आपका भी है, हम जनता का भी है। जनता कुछ नहीं तो नैतिक सपोर्ट तो करो। तुम सड़क पे नहीं निकल सकते, तुम पत्थर मत चलाओ, तुम देश मत जलाओ, लेकिन कम से कम नैतिक समर्थन तो करो। सोशल मीडिया का ज़माना है, भर दो पूरे मीडिया पर भी शूट एट साइट @ हैशटैग करो, क्योंकि ये सामान्य छात्र या युवा नहीं है। बिहार में इस समय कम्युनिस्टों का बहुत तेज़ी से बोलबाला बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ताकतवर होते जाएंगे बिहार को ये लोग बर्बाद करके छोड़ने वाले हैं। और इनको पता है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनको विश्वास भी नहीं है। सिर्फ तभी तक विश्वास रहता है जब तक उससे उसको कुछ फ़ायदा मिलता रहा। जब तक कुछ राज्यों में जीत रहे थे, कुछ इलेक्शन में इनको कुछ वोट मिल रहे थे, तब तक ये इतने हिंसक नहीं थे, इतने अराजकतावादी नहीं थे। और ऊपर से कोढ़ में खाज की तरह इनको सपोर्ट मिल गया है, जो एक खास वर्ग के जिन्हें हम जिहादी कहते हैं, जिहादी वर्ग मतलब तत्वों का, जो जिनको इस देश से कोई ममता नहीं है, इस देश से कोई प्रेम नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है कैसे भी सत्ता में काबिज हो जाए ताकि इस देश को और बर्बाद करने में आसानी हो जाए। जैसे आज पंजाब में हो रहा है ना, वही पंजाब पुलिस जो आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारती थी, एक आध घटना में तो वो लोग दूसरे स्टेट में गए और रातों रात उठा के लाए। पश्चिम बंगाल से पति पत्नी को उठा लाए और उसको कानून के हवाले किया। वही पुलिस आज क्या कर रही है, चुपचाप हाथ जोड़ के उनके साथ चल रही है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, जो जितने भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लोकल पुलिस है वो एक तरह से अपने मालिकों का काम कर रही है, वो एक तरह से उनकी मिलिशिया बन के रह गई है। उनकी जनता के लिए उनके मन में अब कुछ नहीं रह गया है। किसी को एक प्रमोशन दे दो, किसी को एक अच्छा पोस्ट दे दो, अधिकारी पूरा जी जान लगा के सेवा करते हैं अपने राजनीतिक मास्टर की, राजनीति के जो उनके मालिक हैं। मैं खुद देखा हूँ कि हमारे जो राजनीति वाले जो हमारे सर्वे सर्वा बनते हैं ना, वो एक ही बात कहते हैं, ये करो वो करो वो करो वो करो। कई बार मुझे भी फेस करना पड़ा था कि ये करना पड़ेगा, इस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट परमानेंट करो। मैंने कहा सर कानून के तहत नहीं है, नियम के तहत नहीं है, नहीं हो सकता है। हम एडहॉक पे रख सकते हैं, क्योंकि जब तक हमको भारत सरकार ने मोरेटोरियम लगा रखा है और अस्थायी तरह से रोक लगा रखी है परमानेंट किसी को अगर जॉब देना है तो, इसलिए जब तक ये रहेगा हम इसको कंसोलिडेटेड सैलरी देंगे। आप कहेंगे तो थोड़ा सा बहुत सैलरी बढ़ा देंगे, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। अंत में कभी कभी ये भी कहना पड़ा कि ठीक है हम तो नहीं करेंगे, आप किसी और को रखो, मेरी जगह कराओ। और वही व्यक्ति कभी कभी ये भी कहते हैं हमें क्या पता, रूल रेगुलेशन तुम जानते हो, तुमने पढ़ा है, हमने थोड़ी पढ़ा है, हम तो राजनीति वाले लोग हैं, हम तो राजनीति जानते हैं या वकालत करते हैं तो हमको कानून पता है कोई लोग को लिखा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, तुम जानो। लेकिन ये जो हर चीज़ हर जगह होते हुए भी जो कुछ अधिकारी हैं जिस बात को नहीं समझ रहे हैं, उधर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वर्ग या अधिकारी वर्ग है या जो कुछ भी है, कोई मन में लगता है कि आज न कल तो ये सरकार चली जाएगी। जिस तरह के हालात देश में बनाए जा रहे हैं, चाहे ताकत से चाहे अराजकता के द्वारा सरकार चली जाएगी, तो फिर यही लोग हमारे मास्टर बन के रहेंगे। यही हाल राजस्थान का है, छत्तीसगढ़ में भी यही होगा। एक न एक मिलिशिया तैयार की जाएगी, एक सोड आर्म तैयार किया जाएगा, और उसके माध्यम से भारत में जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको इतना आतंकित किया जाएगा कि कल होकर वही कहेगा कि हमें कहीं नहीं जाना, वोट नहीं देना है, हम घर में रहेंगे, हमें शांति। लेकिन वो घर में फिर भी शांति से नहीं रह पाएंगे। दिक्कत तो यही है कि बहुत जगह बार हम यही कहते हैं कि भाई हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें शांति से रहने दो, हम आप लोग जो करना है करो। लेकिन कल होकर फिर वो आपके ऊपर भी आता है। इसीलिए कहा जाता है कि पड़ोसी के घर में यदि आग लगती है तो सबको मिलकर बुझाना चाहिए, नहीं तो वो आग आपके घर की तरफ बढ़ जाती है। तो भारत की जो हालात है, जो स्थिति है, वो इसी तरफ इंगित कर रही है।
और ये जो ट्रेनें जलाई जा रही हैं, कम से कम भारत सरकार से तो हम सभी प्रार्थना करें कि ये गुंडे हैं या अराजकता है, अराजकतावादी तत्व हैं, ये आपके देश के दुश्मन हैं। ये वही हैं जिनके बारे में स्वर्गीय बिपिन रावत जी ने कहा था कि हमारा देश इस समय 2.5 फ्रंट पे युद्ध कर रहा है। 2 फ्रंट तो आप सभी जानते हैं, चीन और पाकिस्तान, और 2.5 फ्रंट का जो आधा फ्रंट था वो था ये देश के अंदर के जो तत्व हैं। लेकिन ये तो इस समय बहुत घातक हो गए हैं। एक बाबा रामदेव का मैंने जिक्र भी किया था कहीं पर, और बहुत मतलब एक सटीक उदाहरण है। जिस समय उन्होंने 1 लाख लोगों के साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ, मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने रामलीला मैदान में आंदोलन कर दिया था, तो पहले उनको मनाने की कोशिश की गई, अब हो गया, हट जाइए, जो कुछ कहना था सुनना था आपने कह सुन लिया। बाबा रामदेव बोले नहीं, हमको तो लिखित में चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कानून बनाएंगे, काला धन वापस लाएंगे विदेशों से। तो पहले सिब्बल जी आए मनाने के लिए, फिर कोई और आया, लेकिन बाबा रामदेव जब नहीं माने तो रात को 12 बजे जब सोए हुए आंदोलन, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले लोगों पर रात में पुलिस ने वो कहर बरसाया। 500 जवानों की फोर्स आई लाठियाँ लेकर और मार मार के ऐसा तितर बितर किया कि दिल्ली की पूरी सड़कें रात को 12 बजे इन आंदोलनकारियों के भागते आंदोलनकारियों से भर गई थी। और बाबा रामदेव खुद जान बचा के भागे थे। आचार्य बालकृष्ण खुद कहते हैं कि किस तरह से जान बची थी। बाबा रामदेव को किसी ने सलवार पहनाकर वहाँ से उनको भगाया था, बचाया था बल्कि। उसके बाद से तो उन्होंने तौबा कर लिया आंदोलन से। ये चिदम्बरम की पुलिस थी और आज वही दिल्ली पुलिस मार खाती रहती, कभी लाल किला पर, कभी कहीं कभी कहीं। थोड़ा बहुत कभी कभी ठीक काम भी करती है, लेकिन ज़्यादातर उसका यही हाल दिखता है। तो ये होता है कि एक सत्ता का इकबाल होता है। आप हर वक्त लाठी तो मत चलाइए, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो आपको लाठी भी चलानी पड़ेगी, गोली भी चलानी पड़ेगी, और हो सका तो पैलेट गन का इस्तेमाल कीजिए इनके ऊपर। पैलेट, सभी राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि पैलेट गन से आतंकवादी भी बहुत डरते थे कश्मीर के, और ये भी डरेंगे। ये आंसू गैस से गोले से भागने वाले नहीं हैं। और ख़ास तौर से जहाँ पे नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री होंगे, इनको तो तुष्टिकरण ही करना है। इनको तो उन्हीं सभी लोगों का वोट चाहिए, और जातिगत भी वोट चाहिए। जाति इनकी कितनी है? हार्डली बिहार में 4% भी नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता में लगातार बने हुए हैं। कैसे? जोड़ तोड़ करके। तो ये कभी कुछ एक्शन नहीं लेंगे। भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है भारत सरकार से भी कि इनको छोड़िए नहीं, और एक इस पर मत बैठिए कि मौन व्रत धारण कर लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई एक्शन नहीं लेने से, निष्क्रियता की वजह से कोई समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूँ, जरूर हमारा इकोनॉमिक्स में एक नियम है, मार्केट का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ द मार्केट। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आपूर्ति अपना मांग खुद तैयार कर लेती है। ऐसा नहीं, हर जगह नहीं होता, कभी कभी होता है। आपके साथ भी यही है कि प्रॉब्लम विल फाइंड इट्स ओन सोल्यूशन इन ड्यू कोर्स। नहीं होने वाला है। कभी कभी प्रॉब्लम को टू बेल द कैट अब करना ही पड़ेगा। टू फाइट द बुल बाय कैचिंग इट्स हॉर्न्स, कैच बाय द हॉर्न्स एंड फाइट द बुल। ये बुल इस समय सनक चुका है, साढ़ सनक चुका है। इस साढ़ को तभी तक, जब तक आप इसको सिंग पकड़ के इसको पटकेंगे नहीं पूरी ताकत लगाकर, तब तक ये मानने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखें और एक्शन लीजिए, और देश को बचाइए, अभी राज्यों को बचाइए। ट्रेनें हमारी प्रॉपर्टी है, हमने टैक्स देकर चला। जिस राज्य में ट्रेनों की सुरक्षा नहीं, उस राज्य में ट्रेनें ना चले। सिर्फ सेना के लिए ट्रेन चले, सिर्फ गुड्स के लिए ट्रेन चले, बाकी किसी पैसेंजर के लिए ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। एक एक बोगी करोड़ों की होती है, और पूरी की पूरी ट्रेन जलाई जा रही है इन गुंडों द्वारा, इन अराजकतावादियों द्वारा, मौलवियों द्वारा, देश के शत्रुओं द्वारा। और हम चुपचाप हमारी सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी? विपक्षी दल की सरकारों को भी बर्खास्त कीजिए इसी मामले पर, जो एक्शन नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार जैसे लोगों से ही वसूल कीजिए। पिनरई विजयन या फिर तेलंगाना में जो बैठा हुआ है, गुस्सा आता है उस आदमी को देखते हुए। वो कुछ नहीं करेगा। यही हाल बिहार में है, यही हाल आने वाले समय में सभी विपक्षी राज्यों में होने वाला है। तो एक्शन लीजिए, देश को बचाइए, नहीं तो हम लोग भी निराशावादी बन जाएंगे। बहुत आशाएं हैं भारत सरकार से, मोदी जी से, अमित साहब से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।